हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। कृष्णिका विकिरण और ऊर्जा वितरण वक्र या ऊर्जा वितरण वर्णक्रम। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने पास है ब्लैक बॉडी या फिर कृष्णिका। ये क्या होती है? सबसे पहले अपन किसको पढ़ेंगे? ब्लैक बॉडी को। ब्लैक बॉडी क्या होती है कि कोई भी एक ऐसा सिस्टम, कोई भी एक ऐसा निकाय जो सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरणों को अवशोषित कर ले। कोई भी एक ऐसा निकाय जो सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरणों को अवशोषित कर ले। ठीक है, कोई ऐसा निकाय जो सभी तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित करता हो। ठीक, कोई ऐसा निकाय जो सभी तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित करता हो, क्या कहलाती है? कृष्णिका। ठीक, आदर्श कृष्णिका क्या कहलाती है? इसके बाद आती है आदर्श कृष्णिका। आदर्श कृष्णिका वो होती है कि जिसका ताप क्या हो? नियत हो। अंदर की हुई दीवारें जो होती हैं, अंदर की जो दीवारें होती हैं, कोई भी सिस्टम होता है उसकी अंदर की दीवारें ब्लैक कोटेड हो और वो सभी तरंगदैर्ध्यों को क्या कर ले? वो अवशोषित करता हो। यानी कि जिसका अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या हो? इकाई हो। ठीक है, अंदर की दीवारें कैसी हो? काली हो, पूर्णतः काली हो या ब्लैक कोटेड हो। ठीक है, और ताप कैसा हो? इसको नियत ताप के ऊपर रखें। ठीक, कृष्णिका क्या होती है कि कोई ऐसा सिस्टम जो सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरणों को अवशोषित करता हो, कृष्णिका कहलाती है। आदर्श कृष्णिका क्या होती है? जिसका अवशोषण गुणांक क्या होता है? इकाई होता है। अंदर की दीवारें एकदम काली होती हैं और इसको नियत ताप के ऊपर रखा जाता है। ठीक, ये किसके उदाहरण हो गई? कृष्णिका की। इसके लिए अपन मान लेते हैं कि कोई एक केविटी है या पोर्टल जिसको बोलते हैं, कि कुछ इस आकार की एक केविटी ले ली। ठीक है, जिसके अंदर की दीवारें कैसी हैं? अंदर की जो दीवारें हैं ये कैसी हैं? ब्लैक कोटेड की हुई। इसमें एक बारीक होल होता है। ठीक है, इस होल से जैसे कोई लाइट इसमें इंटर हुई, कोई भी विकिरण इसमें इंटर हुई, तो जो अंदर की दीवारें होती हैं इससे इस विकिरण का क्या होगा? परावर्तन होगा। जैसे बार बार क्या होता रहेगा? परावर्तन। पहले कुछ इसकी तीव्रता कुछ है। ठीक है, जैसे ये टकराई, कुछ भाग इसका अवशोषित हो गया, ब्लैक जो पृष्ठ है इससे कुछ भाग अवशोषित हो गया, फिर कुछ भाग इससे परावर्तित हो गया। वो दूसरे हिस्से पर टकराया, वहां से भी उसका कुछ हिस्सा अवशोषित हो गया, कुछ हिस्सा परावर्तित हो गया, और ये क्रिया इस टाइप से चलती रहती है। और लास्ट में ये जो पूरी विकिरण होती है, जो विकिरण होती है वो पूरी इसमें क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है। ठीक है, तो कोई भी बाह्य जो ऑब्जर्वर है या प्रेक्षक है उसके लिए जो ये होल होता है ये किसकी भांति कार्य करता है? कृष्णिका की भांति। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को रखा किसके ऊपर जाता है? नियत ताप T के ऊपर रखा जाता है। ठीक, ये तो था नॉर्मली कृष्णिका के लिए। ठीक, ये कृष्णिका होती क्या? फिर से देख लेते हैं इसको, कि कोई भी एक ऐसा सिस्टम जो सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरणों को अवशोषित कर लेता है वो क्या कहलाती है? कृष्णिका कहलाती है। आदर्श कृष्णिका क्या होती है? आदर्श कृष्णिका के लिए कंडीशन क्या होती है कि अवशोषण गुणांक का मान कितना हो? 1 हो, अंदर की दीवारें एकदम काली की हुई हो और इसको नियत टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता हो। कुछ इस टाइप से इसको लिया जाता है कि एक क्वार्टर है या केविटी है। ठीक है, इसमें कोई एक बारीक होल होता है, अंदर की दीवारें काली की हुई है। जैसे इसमें कोई वेव इंटर होती है, कोई तरंग इंटर होती है, ठीक, तो वो अंदर की दीवारों से क्या होती है? टकराती है, परावर्तन भी होता है उसका, और साथ के साथ अवशोषण होता जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है किसी टाइम के ऊपर कि ये इसके अंदर पूर्णतः अवशोषित हो जाती है। ठीक है, अब किरचॉफ के अनुसार क्या होता है? किरचॉफ का जो ऊष्मा से रिलेटेड नियम था कि कोई वस्तु जितनी तरंगों को, देखो अगर अपन किरचॉफ के नियम के अनुसार देखें कि जितना अवशोषण होता है, जितना अवशोषण होता है उतना ही क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट से?
उत्सर्जन भी होता है। ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट है जितना अवशोषण करता है, विकिरणों का जितना अवशोषण करता है वो उतना ही क्या करेगा, वो उत्सर्जन भी। जो जितने अच्छे अवशोषक होते हैं वो उतने ही अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। तो यानी कि आदर्श कृष्णिका के लिए एक कंडीशन किरचॉफ के नियम से यहां से क्या जाएगी कि अगर अवशोषण गुणांक इसका 1 है तो इसका उत्सर्जन गुणांक भी कितना होना चाहिए, E बराबर भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, कि किसका कॉन्सेप्ट हो गया ये, आदर्श कृष्णिका या कृष्णिका के लिए ये। ठीक है, देखो हमने देख लिया था कृष्णिका या आदर्श कृष्णिका क्या होती है। हमने कृष्णिका देख ली थी कि क्या होती है, कि जो सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को अवशोषित करती हो। ठीक है, वो क्या कहलाती है, कृष्णिका कहलाती है। अब अपन देख रहे हैं कृष्णिका विकिरण क्या होती है। ठीक है, कि अपन ने मान लिया कि कोई कोटर है, इसको नियत टेम्परेचर T के ऊपर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। कोई कोटर है, केविटी है, जिसको नियत टेम्परेचर T के ऊपर गर्म किया जाता है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि कृष्णिका क्या होती है, कि किसी भी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को अवशोषित कर सकती है और किसी भी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को उत्सर्जित कर सकती है। ठीक, अब अपन ने जैसे कोटर को गर्म किया तो इसके अंदर की जो दीवारें होंगी, इसके अंदर की जो सरफेस होगी, वो क्या करेगी, विकिरणों को उत्सर्जित करेगी वो। ठीक है, अंदर की दीवारें जो होंगी वो विकिरणों को उत्सर्जित करेगी। ठीक, इससे पहले क्या हो रहा था कि कोई विकिरण इसमें होल से आती है, इंटर होती है इसमें और उसको पूर्णतः अवशोषित कर लेती है। अब इसको जैसे ही किसी टेम्परेचर T के ऊपर रखकर गर्म करते हैं तो इसके अंदर की जो ब्लैक दीवारें हैं ये क्या करेंगी, किसी भी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को उत्सर्जित करेंगी। ठीक है, अब अपन ने जैसे कोटर को नियर टेम्परेचर T के ऊपर रखा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो अपना कोटर है वो कैसा है, उसमें साम्यावस्था, अपना जो कोटर है वो कैसा है, उसमें साम्यावस्था में है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर का जो ऊर्जा घनत्व है, उष्मा घनत्व है, वो क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा मान होते ही, जैसे उत्सर्जन उससे ज्यादा होते ही जो होल है इससे जो भी रेडिएशन होगी वो क्या होगी, बाहर की ओर उत्सर्जित होगी। ठीक है, इस उत्सर्जित विकिरण को दो वैज्ञानिक थे, लूमर एंड प्रिंगसाइन, दो वैज्ञानिक थे जो बाहर जो रेडिएशन निकलती है इसको लूमर और प्रिंगसाइन ने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसे जो तरंग जो बाहर निकलती है, उत्सर्जित जो विकिरण है, इसके लिए उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। वो ग्राफ क्या था, वो ग्राफ कुछ इस टाइप से था। ग्राफ किस किस के बीच में था, लेमडा वेवलेंथ और ई लेमडा स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, इन दोनों के बीच में उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलता है अपने को, जैसे टेम्परेचर ले लेंगे अपन, T1 टेम्परेचर ले लिया 500 केल्विन, T3 1500 केल्विन, इस टाइप से अपन ने टेम्परेचर ले लिया अलग अलग 2000 केल्विन। ठीक है, तो उन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया कि जो विकिरण उत्सर्जित हो रही है उसकी वेवलेंथ और स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के लिए जो ग्राफ प्लॉट किया वो किस टाइप से आता है, वो ग्राफ कुछ इस टाइप से आया। ये किसके लिए है, T1 टेम्परेचर के लिए। ये किसके लिए है, T2 टेम्परेचर के लिए। ये किसके लिए है, T3 टेम्परेचर के लिए। और ये किसके लिए था, T4 टेम्परेचर के लिए। ठीक है, यानी कि जो भी अपने को ग्राफ मिल रहा है किसके बीच में, ई लेमडा और लेमडा के बीच में जो ग्राफ मिल रहा है वो किस टाइप से मिल रहा है कि पहले उसका मान बढ़ता है, जैसे जैसे लेमडा का मान इंक्रीज हो रहा है तो ई लेमडा का मान भी पहले बढ़ रहा है और एक पीक पॉइंट पर आने के बाद, जैसे ये इसका पीक पॉइंट है लेमडा m1, इसके बाद ई लेमडा का मान फिर से क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। इसी टाइप से अपन ने जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, T2 किया, तब फिर से मान बढ़ने लगा ई लेमडा का मान वेवलेंथ के साथ, और एक पीक पॉइंट पर जाने के बाद
फिर से क्या हो गया, ये धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गया। इसी टाइप से जब अपने T3 टेम्परेचर किया तब ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए पीक पॉइंट मिला अपने को इलेमडा के लिए, ठीक है, और फिर से ये मान डिक्रीज होने लग गया। और इसी टाइप से जब अपने T4 टेम्परेचर किया तो एक वेवलेंथ ले लिया लेमडा M4, इसके लिए इलेमडा का मान एक बार अधिकतम मिलता है और उसके बाद फिर से धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाता है। ये कुछ इस टाइप का अपने को ग्राफ मिला था, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ है, ये एक तो लेमडा वेवलेंथ, ठीक, जो माइक्रोमीटर में ली जाती है, और ई लेमडा ये आप किसी भी मात्रक के रूप में ले सकते हो, कृष्णिका के ऊपर डिपेंडेंसी होगी इसकी, ठीक है। अब ये जो स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता लिख रहे हैं ये एक्चुअल में होती क्या है, अपने इस टर्म को डिफाइन कर लेते हैं कि स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता होती क्या है। ये देखो इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, कृष्णिका से एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा, ये होती है ई लेमडा, वेवलेंथ होती है लेमडा, ठीक है। और लेमडा M1, लेमडा M2, लेमडा M3, लेमडा M4 क्या है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में अपने को जो ई लेमडा का अधिकतम मान मिलता है, ठीक है। ई लेमडा का अधिकतम मान जिस वेवलेंथ के ऊपर मिलता है वो लेमडा M1 है T1 टेम्परेचर के लिए, लेमडा M2 है T2 टेम्परेचर के लिए, लेमडा M3 है T3 टेम्परेचर के लिए, लेमडा M4 है T4 टेम्परेचर के लिए। हमारे पास ग्राफ था किसके बीच में, ई लेमडा और लेमडा के बीच में। अब जो ये ग्राफ था इस ग्राफ से कुछ एक पॉइंट्स मिले थे, ठीक है, कुछ एक वैल्यू मिली। पहली वैल्यू क्या थी कि ऊर्जा वितरण वक्र सतत मिलता है, ऊर्जा वितरण वक्र सतत मिलता है। पहली प्रॉपर्टी तो ये थी। इसी में आगे प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के विकिरण सर्जित होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न देखो पहला रिजल्ट क्या मिला था अपने को कि ऊर्जा वितरण वक्र सतत है। देखो कहीं पर भी ग्राफ स्टार्ट होता है और जहां तक अपन ने लास्ट तक बनाया हुआ है वो कहीं पर भी ब्रेक होता है क्या, ये ग्राफ नहीं होता है, ठीक। यानी कि वितरण वक्र कैसा मिल रहा है, हर एक टेम्परेचर के ऊपर कंटिन्यूअस मिल रहा है इसमें देखो, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ इसमें प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं, ठीक। जैसे प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, T1 टेम्परेचर कितना था 500 केल्विन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 500 केल्विन टेम्परेचर लिया तो वेवलेंथ का मान लेमडा से यहां से लेकर इस रेंज तक है या नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से जब अपन ने T2 टेम्परेचर लिया तब भी है, T3 में भी है और T4 में भी है, ठीक। प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य पर विकिरणों की मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। ये सही है, भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य पर विकिरणों की मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर के लिए। जैसे इसी पॉइंट के लिए देखें अपन तो यहाँ पर तो वैल्यू कुछ है एनर्जी की 500 केल्विन के लिए, इसके लिए एनर्जी की वैल्यू T2 केल्विन के लिए कुछ है, T3 केल्विन के लिए कुछ, ठीक। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, ताप वृद्धि से
तो दूसरा पॉइंट है ताप वृद्धि से विकिरणों की मात्रा बढ़ती है। देखो इसमें ग्राफ में देखो, टेम्परेचर जैसे T1 से T2 किया तो एनर्जी का जो मान है, स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता जो है इलेमडा जिसको लिख रहे हैं, उसका मान देखो पहले पीक पॉइंट था जैसे इस पॉइंट के ऊपर था, इसको अपन ने जैसे 1 मान लिया, तो अब इससे ज्यादा मिल रहा है जैसे 1.5 2 कुछ भी मानो इसको, ठीक, इस टाइप से। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि अधिकतम तरंग दैर्ध्य अधिकतम तरंग दैर्ध्य लैम्डा एम पर उत्सर्जन क्षमता का मान अधिकतम मिलता है, ठीक, जिसको अपने लैम्डा एम 4 लैम्डा एम 3 लैम्डा एम 2 लैम्डा एम 1 लिख रहे हैं, इसके ऊपर जो ई लैम्डा का मान है वो मैक्सिमम है। ये तीसरा पॉइंट होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट देखो कि जैसे जैसे अपन टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, T1 से अपन ने T2 किया, T2 से T3 किया, T3 से T4, ये बढ़ते हुए क्रम में 500 1000 1500 2000 केल्विन, ठीक है। तो देखो जो वेवलेंथ है वो लघु क्षेत्र की तरफ विस्थापित होती है या शिफ्ट होती है। देखो शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ ये शिफ्ट होता है, जो भी अपनी पीक पॉइंट मिलती है, ई लैम्डा का जो पीक पॉइंट मिलता है वो शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है। T1 टेम्परेचर के ऊपर इस जगह के ऊपर है, ठीक, ई लैम्डा का पीक पॉइंट। जैसे ही अपन ने टेम्परेचर का मान बढ़ाया, T2 केल्विन किया, तब देखो जो पीक पॉइंट है वो किधर शिफ्ट हुआ है, शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ, ठीक है। यानी कि वेवलेंथ का मान क्या हुआ है, कम। इधर चलेंगे तो वेवलेंथ का मान कम होगा और इधर चलेंगे तो वेवलेंथ का मान बढ़ेगा। ये देखो ये इधर शिफ्ट हो गया। जैसे T2 से T3 टेम्परेचर किया तो ई लैम्डा का पीक पॉइंट आया कुछ ये वाला है, ठीक है। फिर से जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है। फिर से अपन ने जैसे T3 से T4 टेम्परेचर किया तो फिर से ये जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट की तरफ शिफ्ट होती है, ठीक है। जो पीक पॉइंट होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है। तो चौथा पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट पे क्या है ना कि ताप बढ़ाने पर स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता बढ़कर होता है। देखो ताप बढ़ाने पर स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता बढ़कर लघु तरंग दैर्ध्य की तरफ विस्थापित होता है, ठीक है। यानी कि लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, टी, ठीक। ये तो बोलेंगे अपन कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अपन, T1 से T2 किया, T2 से T3, T3 से T4 किया, तो लैम्डा एम का मान देखो, लैम्डा M1 यहाँ पर था, लैम्डा M2 यहाँ पर था, लैम्डा M3 यहाँ पर था, लैम्डा M4 यहाँ पर है। यानी कि ये शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ जो इसका ई लैम्डा का पीक पॉइंट है वो शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है। तो अपन ये लिख सकते हैं, ठीक। जब अपन प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो क्या आता है, कोई कांस्टेंट आता है में, ठीक। यानी कि लैम्डा एम इंटू टी किसके बराबर होता है, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट लिखते हैं अपन स्मॉल बी से, ठीक है। इस कांस्टेंट को बोलते हैं वीन नियतांक। जो ये कांस्टेंट होता है ये वीन नियतांक होता है, और जो ये फॉर्मूला आता है ये क्या बोला जाता है, वीन का विस्थापन नियम बोला जाता है। अगला जो रिजल्ट मिला था इससे वो ये था कि दिए गए ताप पर
देखो पांचवा पॉइंट है, दिए गए ताप पर उत्सर्जन क्षमता वक्र व तरंग दैर्ध्य के बीच का क्षेत्रफल, जैसे ये वाला हिस्सा किसी भी टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर दिया हुआ है कि दिए गए ताप पर स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता वक्र व तरंग दैर्ध्य के बीच का क्षेत्रफल कुल उत्सर्जन क्षमता E के बराबर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू डी लेमडा। ठीक है, और ये फॉर्मूला लिखते हैं अपन सिग्मा टी की पावर 4। इसका जो रिजल्ट आता है अपने पास वो डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं अपन, किसके प्रोपोर्शनल होता है, टी की पावर 4 के। जब कोई प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है सिग्मा, सिग्मा को बोला जाता है स्टीफन नियतांक, और जो ये फॉर्मूला होता है ये क्या बोला जाता है, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। कृष्णिका के लिए स्टीफन बोल्ट्जमान नियम, ये कुछ एक ऐसा सिस्टम मिला था अपने को, या ऐसे पॉइंट्स मिले थे किसके लिए, कृष्णिका के उत्सर्जन वक्र से, स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन वक्र से अपने को ये 4-5 पॉइंट मिले थे। ठीक है, अब देखो इसमें अपन ने पहला पॉइंट लिखा था कि जो उत्सर्जन वक्र होता है वो कैसा मिल रहा है अपने को, सतत मिल रहा है। ठीक है, जबकि मैक्स प्लांक, अपन ये पढ़ते हैं कि मैक्स प्लांक ने सबसे पहले कृष्णिका के बारे में बताया था। क्लासिकल फिजिक्स जो होती है वो कृष्णिका के बारे में नहीं बता पाती है। ठीक है, ये देखो अब कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा, एक बार इसको साफ कर लेते हैं। जैसे अपन ने पहला पॉइंट लिखा था कि सतत होता है। ठीक है, उत्सर्जन वक्र कैसा मिलता है, सतत मिलता है। और क्लासिकल फिजिक्स भी क्या मानती है, एनर्जी को कैसा मानती है, सतत ही मानती है। तो फिर अगर वक्र भी अपने को सतत मिल रहा है और क्लासिकल फिजिक्स भी अगर सतत मानती है तो फिर इसकी व्याख्या क्यों नहीं कर पाई कृष्णिका के बारे में। तो भाई ये क्या था, ये सतत किसको बता रहे हैं अपन, स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता और तरंग दैर्ध्य के बीच में जो वक्र मिलता है उसको सतत बता रहे हैं, न कि ये जो हिस्सा होता है, जैसे कोई वेव या रेडिएशन इसके अंदर एंटर होती है या यहाँ से इमिट होती है, एक नियर टेम्परेचर के ऊपर या एंटर होती है या इमिट होती है, ये जो निकलती है ये किस फॉर्म में निकलती है, एच न्यू की फॉर्म में निकलती है। मैक्स प्लांक ने इसके लिए बताया था कि जो ये एनर्जी जो अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, इक्वल टू एच न्यू की फॉर्म में होती है, जो किसके रूप में होता है, पैकेट्स के रूप में होता है। तो सतत बता रहे हो वो यहाँ पर ये है, स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता और जो तरंग दैर्ध्य है इसके बीच का वक्र है, न कि जो अवशोषित और उत्सर्जित जो एनर्जी होती है उसके बारे में है। ठीक है, ये छोटा सा डाउट होता है इसमें कि अगर अपने पॉइंट्स के बीच में या जो भी अपने को रिजल्ट मिले हैं इसमें अगर सतत लिख रहे हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स सतत को बताती है। ठीक है, फिर भी वो असफल क्यों हुई, तो ये सतत किसके लिए था, ये स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता और जो तरंग दैर्ध्य है इसके बीच का वक्र उसके लिए सतत है। और जो एक्चुअल में जो क्वांटम फिजिक्स ने बताया था वो किसके लिए बताया था, कि जो अवशोषण या उत्सर्जन होता है, अवशोषण या उत्सर्जन होता है वो किसके रूप में होता है, पैकेट्स के रूप में होता है। इस चीज को या इस बात को समझाने में क्लासिकल जो फिजिक्स था, क्लासिकल फिजिक्स था वो असफल रहा। ठीक है, तो आगे इसके बारे में जैसे जो ये वक्र था, अभी क्लासिकल फिजिक्स तो इन जो भी अपने पॉइंट्स मिले अपने को इनको समझाने में असफल रहा। तो आगे कुछ एक पॉइंट्स और आएंगे, कुछ एक नियम आएंगे जो इस वक्र को पूरा डिफाइन करेंगे क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे।